नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस नीति में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों हमने आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था। प्रागैतिहासिक काल में हमने पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं को देखा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये चीज़ें बताई थी। उसके बाद हम लोगों ने उससे संबंधित PYQs देखे थे जो प्रीलिम्स में पूछे गए थे, चाहे वो यूपी PCS हो या आरओ या आरओ हो। वो हमने आपको दिखाया था कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम जो भी पढ़ रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन हम उस टॉपिक के मेंस के भी करेंगे, ताकि हमें बेसिक राइटिंग का पता चले कि हम लोग कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। बेसिक एकदम बेसिक सीखेंगे इसमें आंसर राइटिंग कि कैसे क्वेश्चन को की डिमांड को समझा जाता है, उसकी फ्रेमिंग कैसे की जाती है, फिर कैसे लिखा जाता है। तो अब तक हमने जो भी आपको पढ़ाया है उसी के आधार पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके सामने दिख भी रहा है कि भारतीय कला एवं संस्कृति के विकास में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये हमने यूपी PCS 2023 से लिया हुआ है। ये 2023 में पूछा गया था यूपी PCS में। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग आंसर राइटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं हम लोग। पहले तो देखिए, पहले हम लोग आंसर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे। भारतीय कला एवं संस्कृति के विकास में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसमें की पॉइंट का है प्रागैतिहासिक शैल चित्र का महत्व हमें बताना है। ठीक, तो आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि जब हम पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं देख रहे थे, तो जब हम उच्च पूरा पाषाण काल में पहुंचे थे, वहां से हमें शैल चित्र मिलने स्टार्ट होते हैं उच्च पूरा पाषाण काल से। तो जब उच्च पूरा पाषाण काल से मिल रहे हैं तो हम उच्च पूरा पाषाण काल से ही देखेंगे। उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल में जो भी शैल चित्र मिलेंगे, कौन कौन से मिले थे शैल चित्र और उनके क्या महत्व है, ये हम देखेंगे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके आंसर को फ्रेम करेंगे कि मतलब पहले एक इसका माइंड मैप बनाएंगे, इसका फ्रेम बनाएंगे, ताकि आप जब आंसर लिखें तो आपको एक दिशा मिले आंसर लिखने के लिए, आप भटक ना जाएं लिखते लिखते। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तब तो हम एकदम पॉइंट पे होते हैं, लेकिन जैसे एक दो लाइन आगे बढ़ते हैं हमारी दिशा जो है वो भटक जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक फ्रेम बनाना होगा आंसर का, ताकि हम उसी के इर्द गिर्द जो है या एकदम सटीक आंसर लिख सकें। तो चलिए इसकी डिमांड को समझते हैं और हम इसको पहले फ्रेम के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का महत्व, तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक शैल चित्र में हम देखेंगे पहले उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, अब उच्च पूरा पाषाण काल में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से शैल चित्र पाए गए थे, उनको हम की पॉइंट्स के रूप में बस नोट कर लेंगे, ताकि हम जब आंसर लिखें तो हम उन पॉइंट्स को उसमें डाल सकें, भूलें नहीं। तो हम उच्च पूरा पाषाण काल में देखेंगे कि हमें भीम बेटका से दो प्रकार के चित्र मिले। एक मिला पेट्रोग्लिफ टाइप का, पेट्रोग्लिफ, और दूसरा प्राकृतिक रंगों का बना हुआ, प्राकृतिक रंगों का बना हुआ। ये दो तरह से बने हुए चित्र में पाए गए। पेट्रोग्लिफ का मतलब हमने आपको बताया था, जो चट्टानों की अंदर और बाहर की दीवार को काट कर चित्र बनाए जाते थे उन्हें पेट्रोग्लिफ कहा जाता था, जबकि प्राकृतिक रंगों का यूज करके जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें प्राकृतिक रंगों के द्वारा बनाया गया चित्र कहा जाता था। लेकिन दोनों के विषय क्या थे, इन दोनों के जो विषय थे वो था नृत्य, यानी नृत्य के चित्र बनाए गए, और दूसरी बात रेखी एवं ज्यामितीय
ज्यामिति आकृतियां बनाई गई, आकृतियां बनाई गई। ठीक, अब इनसे नृत्य और रेखीय एवं ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई। ये हमने उच्च पूरा पाषाण काल में देखी है। उच्च पूरा पाषाण काल का जो शैल चित्र उसके विषय यही है, नृत्य और रेखीय चित्र। रेखीय चित्र का मतलब कि अगर मानव को भी दर्शाया गया है तो एक रेखा में दर्शाया, चाहे जो भी चित्र बनाया गया है वो एक रेखीय चित्र बनाया, एक रेखा में, संपूर्ण नहीं बनाया गया है, रेखा के माध्यम से ही दर्शाया गया। इसी को रेखीय चित्र या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में कहा जाता है। तो ये उच्च पूरा पाषाण काल का हो गया फ्रेम। हमने कहाँ से बताया कि ये भीमबेटका से पाए गए हैं, यानी ये जो चित्र कहाँ से पाए गए हैं, भीमबेटका से पाए गए हैं। फिर अब आएंगे आप मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, अब इसमें कौन कौन से चित्र पाए गए थे और उनका क्या महत्व था, इनको भी हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, फ्रेम में रख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे फेमस चित्र हुआ करते थे वो थे मुखौटा पहनकर नृत्य करना। जब वो मुखौटा पहनकर नृत्य करते थे तो ऐसा माना जाता है कि ये कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे होंगे, धार्मिक अनुष्ठान करते रहे होंगे। फिर दूसरा जो था वो था टोटमवाद। टोटमवाद क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि वराह जैसे जानवरों की पूजा। ठीक, तो इसी को क्या कहा गया, टोटमवाद कहा गया। तो इनके साक्ष्य कहाँ से हमें मिले हैं, तो इनके साक्ष्य हमें मिले हैं भीमबेटका, फिर आप देखेंगे लखुदार, और एक है मिर्जापुर। ठीक, ये देखिए ये हो गया मध्य पाषाण काल का। अब हम थोड़ा देख लेते हैं नवपाषाण काल कि नवपाषाण काल में कौन कौन सी चीजें मिली और उनका महत्व क्या था। तो नवपाषाण काल में आपको पता है कि कृषि हो रही थी, वहीं पशुपालन हो रहा था, कृषि और पशुपालन दोनों हो रहे थे। तो नवपाषाण काल में क्या होता है कि जोगी मारा जो कि कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ से हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं बैलगाड़ी, पहिया आदि के चित्र मिलते हैं। वहीं कर्नाटक में कूपगल्लू तथा पिकलीहल कूपगल्लू तथा पिकलीहल से हमें कुबड़ वाले बैल का साक्ष्य मिलता है, जिसका महत्व क्या था, धार्मिक। तो इसका धार्मिक महत्व था, ठीक, और इनका तकनीकी महत्व था। ठीक, अब देखिए हमने तीनों कालों का एक फ्रेम बना लिया कि उच्च पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था
मध्यपूरा पाषाण में कैसे, मध्यपूरा पाषाण काल में कैसे चित्र पाए गए और नव पाषाण काल में। अब हम आंसर को लिखेंगे। तो अब हम आंसर को लिखेंगे, तो हम जब आंसर लिखेंगे तो इसी डायरेक्शन में हम लोग आंसर को लिख पाएंगे। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं आंसर लिखने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी भूमिका या परिचय। परिचय परिचय तो आप देखिए, या तो किसी विद्वान की, इतिहासकार की लाइन लिखिए, या फिर उस विषय से संबंधित कोई लाइन या कोई भी मतलब जानकारी दीजिए, कम से कम 2-3 लाइन में दे दीजिए। जो आपको मतलब अब इंट्रोडक्शन में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम जो सोच रहे हैं वो हम लिख पाएंगे, आप जो सोचेंगे वो लिख पाएंगे। तो हम जैसे देखिए लिखते हैं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक शैलचित्र, शैलचित्र आदिमानव के सामाजिक सांस्कृतिक और तकनीकी रचनात्मकता और तकनीकी रचनात्मकता को ही नहीं अपितु उनकी पहली सौंदर्य बोध चेतना के विकास को भी दर्शाते हैं। सौंदर्य बोध चेतना के विकास को भी दर्शाते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखिए, अब हम इसमें इंट्रोडक्शन के बाद आएंगे मेन बॉडी। तो मेन बॉडी की हम शुरुआत किससे करेंगे? सबसे पहले हमने उच्चपूरा पाषाण काल में देखा था, तो सबसे पहले अब हम उच्चपूरा पाषाण काल को लिखेंगे, फिर मध्य पाषाण काल को, फिर नव पाषाण काल को। तो उच्च पाषाण काल में हमने जो फ्रेम किया है हम इसी के हिसाब से लिखेंगे। देखिए, उच्चपूरा पाषाण काल में भीमबेटका से पेट्रोग्लिफ और प्राकृतिक रंगों के द्वारा नृत्य एवं रेखीय ज्यामितियां बनाई गई। नृत्य एवं रेखीय ज्यामितियों से संबंधित चित्र बनाए गए। ठीक, जो हमें आधारभूत ज्ञान के साथ साथ मानव की सौंदर्य बोध चेतना के विकास को भी दर्शाते हैं। तो हम इसमें यही लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। सर्वप्रथम उच्चपूरा पाषाण काल में ही भीमबेटका से पेट्रोग्लिफ एवं प्राकृतिक रंगों के द्वारा नृत्य एवं ज्यामितीय या रेखीय शैल चित्र बनाए गए
जो आधारभूत ज्ञान के साथ साथ पहली सौंदर्य बोध चेतना को दर्शाता है। ये देखिए, ये हो गया उच्च पूरा पाषाण काल का, जो हमने फ्रेम किया था हमने उसी के आधार पे इनको यहाँ पे लिख दिया। अब हम चलते हैं मध्य पाषाण काल। तो अब मध्य पाषाण काल में देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। मध्य पाषाण काल में यहाँ देखिए लिखते हैं, मध्य पाषाण कालीन चित्रों में हमें भीमबेटका, मिर्जापुर आदि से मुखौटा पहने नृत्य किसी, हमने बताया था ये नृत्य किसी धार्मिक अनुष्ठान की ओर इशारा करता है, तो किसी धार्मिक अनुष्ठान की तरफ इशारा करता है। तो दूसरी तरफ टोटमवाद की प्रकृति पूजा के रूप में टोटमवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जबकि नवपाषाण काल में जोगीमारा से प्राप्त बैलगाड़ी, पहिया तकनीकी विकास को दर्शा रहे थे। तो दूसरी तरफ कूपगल्लू एवं पिकलिहल से प्राप्त कुबड़ वाले बैल का चित्र धार्मिक पशुपालन के
धार्मिक महत्व को दर्शाता है। ये हो गया तीनों कालों का, हमने जो जो पाया गया उसके महत्व को भी बता दिया। अब हम क्या लिखेंगे इसमें? निष्कर्ष। लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में आप जो भी ऊपर लिखे हैं संक्षेप में उनको बता सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। तो पूरा पाषाण काल की, इसको निष्कर्ष को हम देखिए लिखते हैं, पूरा पाषाण काल की प्रकृति पूजा से लेकर नवपाषाण काल की कृषि एवं पशु केंद्रित जीवन शैली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जीवंतता के साथ भारतीय कला की आधारशिला है। भारतीय कला की आधारशिला है। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, आप देख पा रहे होंगे। पहले हमने इनको फ्रेम किया, हर काल में कौन सी चीज़ें पाई गई और उनका शॉर्ट में महत्व क्या था वो लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ से लिखना शुरू किया इसको। सबसे पहले हमने परिचय लिखा, फिर यही जो हमने फ्रेम किया था उनको उठा के एक एक काल को हमने लिख दिया, एग्जाम्पल कहाँ से पाए गए, और लास्ट में निष्कर्ष। इसमें और भी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, जैसे मैप में वो चीज़ को दिखा दीजिए कि जैसे आदमगढ़ जो है तो मैप में कहाँ पाया गया, कहाँ है। तो जैसे मान लीजिए ये मैप है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो ये मैप है, मैप में ये वाला क्षेत्र जो है वो क्या है, यही है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जो है यहीं पे है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आदमगढ़ है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आदमगढ़ के ठीक उत्तर में क्या है, भीमबेटका है। तो ये हो गया भीमबेटका। तो ऐसे मैप में भी आप दिखा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा आंसर जो है आपका और रिच हो जाएगा और नंबर ज़्यादा मिल सकता है आपको। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। धीरे धीरे हम लोग मतलब एक एक आंसर ऐसे एक टॉपिक में एक आध क्वेश्चन लिखा करेंगे, ताकि धीरे धीरे बेसिक आंसर राइटिंग के थोड़े थोड़े मतलब कि वो भी सीख जाएं कि हम लोगों को कैसे लिखना है। तो ये तो था आज का आपका आंसर राइटिंग का, थोड़ा सा हमने बताया। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को। और हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ने से पहले उस टॉपिक को एनालाइज करेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, कि इससे एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। इस आधार पे उस टॉपिक को हम एनालाइज करेंगे, फिर कौन कौन से उसमें टॉपिक महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे।
धन्यवाद दोस्तों।